नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेड़ एवं पौधे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बरगद के पेड़ के बारे में। तो आपको पता है कि जो बरगद है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, बरगद क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और इसको वट वृक्ष भी कहा जाता है। तो बरगद जो है इसको वट वृक्ष भी कहा जाता है और ये भारत में पाया जाने वाला सबसे विशाल वृक्ष है, यानी कि सबसे बड़ा पेड़ है। आगे देखते हैं। अब जो आप यहाँ पे इमेज में जो आप देख रहे हो ना, ये बरगद की जड़ें हैं। ठीक है, ये भी बरगद की जड़ें हैं जो कि टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ये जमीन के अंदर चली जाती हैं। और बरगद की ये जड़ें जो टहनियों से निकलती हैं ये पेड़ को सहारा उपलब्ध कराती हैं। याद रखेंगे, ये पेड़ को क्या प्रदान करती हैं? ये पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बरगद का पेड़ है ये चूंकि काफी विशाल पेड़ होता है, काफी घना पेड़ होता है, इस वजह से बरगद के पेड़ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो बायोडायवर्सिटी है यानी कि जैव विविधता है, अगर आपसे पूछा जाए कि वो किस वृक्ष पर पाई जाती है तो वो बरगद के वृक्ष पर पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो रेगिस्तानी जो ओक का पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, रेगिस्तानी जो ओक का पेड़ है ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई है, रेगिस्तानी ओक की जो ऊंचाई है वो 11 से 12 फीट तक होती है। याद रखेंगे, रेगिस्तानी ओक की ऊंचाई 11 से 12 फीट तक होती है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो लगभग 250 से लेकर 300 फीट तक गहरी होती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे कि इसकी ऊंचाई तो मात्र होती है 11 से 12 फीट, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो 250 से लेकर 300 फीट तक गहरी होती हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो पानी में उतनी गहराई तक जाती हैं जहां तक जो है पेड़ को पानी ना मिल जाए। याद रखेंगे, इसकी जो जड़ें हैं जमीन में उतनी गहराई तक जाती हैं जहां तक जो है पेड़ को पानी ना मिल जाए। ये जो पेड़ है रेगिस्तानी ओक, ये जमीन से एकत्रित किया हुआ जो पानी है उसको अपने तने में स्टोर करके रखता है और जो स्थानीय लोग हैं वो इसके तने में पाइप डालकर इसके अंदर एकत्रित किया हुआ जो पानी है उसको उपयोग में लेते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। रेगिस्तानी ओक की खासियत है कि ये अपने तने में पानी स्टोर करके रखता है। स्थानीय लोग जो हैं वो इसके तने में पाइप डालकर इसका स्टोर किया हुआ जो पानी है वो यूज में लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगर ऑस्ट्रेलिया की हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। देखो, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप का भी नाम है। आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक महाद्वीप का भी नाम है, यानी कि कॉन्टिनेंट का भी नाम है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम भी ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक महाद्वीप का भी नाम है और उस महाद्वीप में एक देश है उसका नाम भी ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं नेपेंथिस के बारे में। तो जो नेपेंथिस है ये एक कीटभक्षी पौधा है। ध्यान रखेंगे, ये कीटभक्षी पौधा है नेपेंथिस, और ये पाया जाता है मुख्यतः इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में। तो जो नेपेंथिस है ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो ये पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है और खासकर मेघालय में। तो पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में नेपेंथिस हमें देखने को मिलता है और ये मेघालय में हमें सबसे अधिक जो है देखने को मिलता है। अगर हम भारत की बात करें तो ये कीड़े और छोटे जीवों को खा जाता है। ये जो पेड़ है नेपेंथिस ये कीड़े और छोटे जीवों को खा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि इसका ये ऊपर एक ढक्कन जैसा बना हुआ है और ढक्कन के ऊपर एक ये पत्ती जैसी लगी हुई है। तो ये जो है गंध जो है वो रिलीज करता है। ये पेड़ जो है ये गंध जो है वो छोड़ता है। कीड़े मकोड़े जो छोटे जीव हैं वो इसकी गंध से आकर्षित होकर इसके अंदर जाते हैं और फिर ये अपना ढक्कन ऊपर से बंद कर लेता है और उन जीवों को, उन कीड़ों मकोड़ों को ये खा जाता है। तो ये गंध छोड़ता है, गंध से आकर्षित होकर इसके अंदर जो है छोटे जीव चले जाते हैं, फिर ये जो ऊपर पत्ती जैसी दिख रही है इसको ये बंद कर लेता है और उन जीवों को खा जाता है। ठीक है, ये जो पेड़ है ये उस जगह पर उगता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ध्यान रखेंगे, जहां पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है तो ये वहां पर उगता है नेपेंथिस, और इसी वजह से ये कीड़े मकोड़ों को पकड़ता है। ये कीड़ों मकोड़ों को खाकर नाइट्रोजन की कमी को पूरी करता है।
ठीक है, ये क्योंकि जहां पर पाया जाता है वहां पे मिट्टी से इसको नाइट्रोजन नहीं मिलती है, तो ये क्या करता है, ये कीड़े मकोड़ों को खाकर नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये खुशबू जो है वो रिलीज करता है और उसी से अट्रैक्ट होकर जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो इसमें आकर फंस जाते हैं और फिर ये उनको खा जाता है। ठीक है, ये कीट भक्षी पौधा है, क्योंकि कीड़ों को खाता है इसलिए इसको कीट भक्षी पौधा कहते हैं और इसे घटपर्णी भी कहा जाता है। तो हिंदी में इसे हम घटपर्णी भी कहते हैं। नेपेंथिस को याद रखेंगे। अब जो नेपेंथिस का पौधा है ये वहां पर उगता है जहां मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन की ही पूर्ति को करने के लिए ये कीड़ों मकोड़ों को पकड़कर खा जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं नेपेंथिस के बारे में कि ये कीड़ों को खाता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता होगा, लेकिन ये गलत है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, क्योंकि ये हरा पौधा है। अभी आपने इमेज में देखा, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो ये भी करता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है। याद रखेंगे, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, लेकिन चूंकि मृदा से पेड़ पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और यह जहां पर पाया जाता है वहां पे मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के बावजूद भी ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों मकोड़ों को खाता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं खेजड़ी के बारे में। तो खेजड़ी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में से पहले भी पूछे गए हैं। तो आप याद रखोगे, खेजड़ी जो है ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। खेजड़ी जो है राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। राजस्थान में एक जिला है जोधपुर, और जोधपुर में एक गांव है खेजड़ली। याद रखेंगे, जोधपुर में एक गांव है खेजड़ली, जहां पर अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा जो है बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1730 में। तो खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है और इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़े नहीं लगते। जैसे कि नीम की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, वैसे ही खेजड़ी की लकड़ी में भी कीड़े नहीं लगते। इसलिए झोपड़ी की छत में जो पटरे यूज किए जाते हैं वो खेजड़ी के या फिर नीम के होते हैं। जो लोग झोपड़ी बनाते हैं, झोपड़ी की छत को बनाने के लिए जो उसमें लकड़ी के पटरे वो लोग डालते हैं वो या तो नीम के बने होते हैं या खेजड़ी के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं। अब जो खेजड़ी के फूल हैं इसका प्रयोग सब्जी बनाने में भी किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि खेजड़ी के जो फूल हैं उसका प्रयोग लोग सब्जी बनाने में भी करते हैं। और ये पाया जाता है राजस्थान में, और राजस्थान में जो थार रेगिस्तान है ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि राजस्थान में जो रेगिस्तान है उसका नाम थार है और ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं जेट्रोफा के बारे में। तो जेट्रोफा, आपको पता है कि जेट्रोफा जो है उससे बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। जेट्रोफा के जो बीज हैं, इमेज में यहाँ पर देख रहे हो, ये जेट्रोफा के बीज हैं। तो जो जेट्रोफा के बीज होते हैं उससे बायोडीजल बनाया जाता है, जैविक ईंधन बनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें जेट्रोफा के हिंदी नाम की, तो जेट्रोफा को हिंदी में रतन जोत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी आपसे हिंदी में पूछ लिया जाए। तो जेट्रोफा को रतन जोत भी कहा जाता है और इस पौधे की उत्पत्ति हुई थी ब्राजील में। अगर ये पूछें कि कहां से आया, तो ये ब्राजील से आया। जेट्रोफा की उत्पत्ति कहां हुई थी? ब्राजील में हुई थी। ब्राजील कहां स्थित है? ब्राजील आपका स्थित है साउथ अमेरिका में, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में। तो इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर हम लोग बात करते हैं यूकेलिप्टिस के बारे में। यूकेलिप्टिस को हम लोग आम बोलचाल में लिप्टिस भी कहते हैं और ये जो है विश्व का सबसे लंबा पेड़ है। याद रखेंगे, यूकेलिप्टिस जो है वो विश्व का सबसे लंबा पेड़ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे लंबी घास है वो है बांस। याद रखेंगे, सबसे लंबी जो घास है वो है बांस। बांस जो है वो घास का प्रकार है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, तो सबसे लंबा जो पेड़ है वो है यूकेलिप्टिस। अब यूकेलिप्टिस जो पेड़ है इसकी एक खासियत होती है कि जहां पर ये पेड़ लगाया जाता है तो ये अपने आसपास की जो भूमि है वहां का जो जल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है, उसको सोख लेता है, जिससे इसके पास में जो अन्य पेड़ होते हैं उनको जल की कमी हो जाती है, उनको पानी की कमी हो जाती है, वो सूखने लगते हैं। तो ये खासियत है यूकेलिप्टिस की, ये जहां पर पाया जाता है ये अपने आसपास की जो भूमि है उसका जल जो है वो अवशोषित कर लेता है। इसकी इसी हरकत की वजह से इसको पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है।
याद रखेंगे, जो यूकेलिप्टस है उसको क्या बोलते हैं, उसको पर्यावरण का आतंकवादी भी बोलते हैं, क्योंकि ये आसपास की जो भूमि है उसका जल अवशोषित कर लेता है इस वजह से। आगे देखते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यह पौधा कहाँ से आया, तो इसका नाम तो यूकेलिप्टिस है, तो इससे लगता है कि ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से आया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी उत्पत्ति भी ऑस्ट्रेलिया में हुई। ये कहाँ से आया, ये ऑस्ट्रेलिया से आया। तो यूकेलिप्टिस जो पौधा है, जो पेड़ है, ये ऑस्ट्रेलिया से आया। आगे देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं सिकोया की। तो सिकोया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पेड़ है। जैसे कि यूकेलिप्टिस सबसे लंबा पेड़ है, उसकी लंबाई सबसे अधिक है, वैसे ही सिकोया जो है इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है, इसीलिए ये विश्व का सबसे लंबा, सबसे बड़ा पेड़ कहलाता है। कितना बड़ा होता है आप इमेज में देख के समझ सकते हैं कि इसका तना इतना बड़ा होता है कि इसके तने को काटकर बीच से सड़क जो है वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा पेड़ कि इसके तने को काटकर बीच से सड़क निकाल दी जाती है, यहाँ पे इमेज में आप देख रहे होंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो पेड़ है वो सिकोया है, हमने अभी पढ़ा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पेड़ कौन है, तो भारत का जो सबसे बड़ा पेड़ है वो बरगद है, याद रखिएगा। ठीक है, सिकोया मिलता कहाँ है, तो सिकोया जो है पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि यूएसए में। ठीक है, सिकोया का पेड़ कहाँ पे देखने को मिलता है, यूएसए में देखने को मिलता है। आगे देखिए, फिर उसके बाद जो अगला पेड़ है वो है पीपल। तो पीपल जो है इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। पीपल का जो पेड़ है, पीपल का जो वृक्ष है, इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया विहार में हुई थी, और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर हुई थी, तो इसी वजह से पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा ना कि महात्मा बुद्ध जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर हुई थी, बोध गया बिहार में। तो बोधि वृक्ष किसका पेड़ था, तो बोधि वृक्ष जो है वो पीपल का ही पेड़ था। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था, तो पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी महात्मा बुद्ध को, बोध गया बिहार में। और महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, अब जो ये पीपल का वृक्ष है इसकी एक खासियत होती है कि ये सदैव ऑक्सीजन प्रदान करता है। देखो, वैसे कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो उस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं दिन में, क्योंकि दिन में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो इसी वजह से कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे रात को नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि जब पेड़ रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं तो वो भी श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी हाँ, रात में पेड़ पौधे भी हमारे जैसे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पीपल का ही एक इकलौता ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसको आप याद रखिएगा। आगे देखिए, फिर उसके बाद में आता है अगला क्रोटन। अब भाई क्रोटन क्या है, तो क्रोटन जो पौधे हैं ये जल की कमी का संकेत देते हैं। अगर कहीं पे मिट्टी में, मृदा में जल की कमी हो रही है, तो सबसे पहले जो आपको संकेत देगा वो होगा क्रोटन। याद रखेंगे, जहां पे मिट्टी में, मृदा में जल की कमी है तो वहां पर क्रोटन आपको पहले ही बता देगा। कैसे बता देगा, तो इस वजह से क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, और जब मिट्टी सूखने लगती है, जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सबसे पहले सूखने लगेंगी। जो आपने बाकी पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो उनकी पत्तियां बाद में सूखेंगी, सबसे पहले जो क्रोटन होंगे इनकी पत्तियां सूखने लगेंगी। इससे आपको पता चल जाएगा, ये इंडिकेटर है कि जमीन में, मिट्टी में पानी की कमी है। आप पानी डालिए, नहीं तो आपके जो बाकी पेड़ पौधे हैं वो भी सूख जाएंगे। तो ये खासियत होती है क्रोटन की, ये जल की कमी का संकेत देते हैं। आगे देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं लाइकेन के बारे में। तो आपको पता है कि जो लाइकेन है वो एक सहजीवी है। लाइकेन क्या है, एक सहजीवी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सहजीवी का उदाहरण क्या है, तो सहजीवी का जो उदाहरण है वो है लाइकेन। अब लाइकेन का जो निर्माण है वो शैवाल और कवक से मिलकर होता है। शैवाल को एल्गी बोलते हैं, शैवाल को क्या बोलते हैं, एल्गी, और कवक को बोलते हैं फंगस। कवक को क्या बोलते हैं, फंगस। तो लाइकेन का निर्माण शैवाल और कवक से मिलकर होता है। शैवाल और कवक जो हैं ये मिलकर रहते हैं। कैसे रहते हैं, मिलकर रहते हैं। और जो शैवाल है वो क्या करता है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है और ये कवक को भोजन उपलब्ध कराता है। ठीक है, बदले में कवक क्या करता है, कवक रहने का जो स्थान है वो शैवाल को उपलब्ध कराता है।
तो ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। शैवाल भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, दोनों लोग उस भोजन का उपयोग करते हैं, शैवाल और कवक। उसी तरह कवक रहने का स्थान उपलब्ध कराता है शैवाल को, दोनों लोग वहां पर रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लाइकेन एक सहजीवी है। क्या है? सहजीवी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। लाइकेन जो है आपने देखा होगा कि ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। जहां पर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी वहां पर लाइकेन या तो कम हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पेड़ों पर जो ग्रीन कलर की काई जैसी होती है ना, आपने देखा होगा कि पेड़ों पर जो पेड़ों के तने होते हैं उस पर ग्रीन कलर की काई जमा होती है, वही वही लाइकेन होते हैं। ठीक है, जो हम पेड़ पौधों पर ग्रीन कलर की काई देखते हैं वही लाइकेन होते हैं। तो आपने गौर किया होगा कि वो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिखेंगे, शहरों में कम दिखेंगे। शहरों में वो काई कम दिखती है, गांव में अधिक दिखती है। क्यों? क्योंकि शहरों में वायु प्रदूषण अधिक होता है। जहां पर वायु प्रदूषण होगा वहां पर लाइकेन कम हो जाएंगे या धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो लाइकेन की कमी आएगी। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारक है। सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले जो अम्ल वर्षा है वो कहां हुई, तो विश्व में सबसे पहले जो अम्ल वर्षा है वो हुई स्वीडन में। कहां हुई? स्वीडन में हुई। सबसे पहले अम्ल वर्षा स्वीडन में हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहां होती है, तो सर्वाधिक अम्ल वर्षा जो है वो होती है नॉर्वे में। याद रखना, सबसे पहले अम्ल वर्षा हुई स्वीडन में और सबसे अधिक होती है कहां? नॉर्वे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थापित किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं झूम कृषि के बारे में। तो झूम कृषि भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में पहले भी। तो भाई जो झूम कृषि है ये कृषि का सबसे प्राचीन प्रकार है, ये कृषि की सबसे प्राचीन प्रणाली है, याद रखेंगे। और ये एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। शिफ्टिंग जो है अगर पूछा जाए तो ये जो है स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। ठीक है, झूम खेती में करते क्या है? तो इसमें फसल काटने के बाद में जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। ठीक है, जब भी कोई फसल इसमें काटते हैं तो उसके बाद जमीन को खाली छोड़ देते हैं, उसमें कृषि नहीं करते हैं। इस भूमि पर जो पेड़ पौधे या झाड़ियां उग आती हैं उनको गिराकर जला दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं झूम खेती। तो झूम खेती का ये प्रकार है। हालांकि इससे जमीन को काफी नुकसान होता है, इसलिए काफी जगह ये प्रतिबंधित कृषि है, ध्यान रखेंगे। भारत में ये उत्तरी पूर्वी भारत में प्रचलित है। उत्तरी पूर्वी भारत में नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहां के कुछ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बीज के बारे में। तो जो बीज है इसके संरक्षण के लिए प्राचीन समय में इसको सूखी लौकी में रखकर नीम की पत्तियां लपेटकर उस पर मिट्टी का लेप लगा देते थे, जिससे जो बीज है वो कीड़ों से बचे रहें, बीजों में कीड़े ना लगें। तो कुछ इस प्रकार से पुराने समय में बीजों का संरक्षण किया जाता था। उसको सूखी लौकी में रखकर नीम की पत्तियां लपेटकर उस पर मिट्टी का लेप लगा देते थे। ठीक है, जो काली मिर्च है, इसके अलावा जो आपकी सौंफ है और गेहूं है, ये बीज होते हैं। ये आपकी ईवीएस की बुक में दिया है कि काली मिर्च, सौंफ और जो गेहूं है ये क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये बीज के ही प्रकार हैं। इसके अलावा जो नाशपाती है, भिंडी है, करेला है, खीरा है, टमाटर है, चीकू है, तो इनमें भी बीज पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें भी क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर आप बीज को पानी में भिगो कर रखें या उसको गीले कपड़े में लपेट कर रखें, तो जो गीले कपड़े में लपेट कर रखे गए बीज होते हैं वो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। इसके पीछे का रीजन जो है वो यहाँ बताया गया है कि जब आप गीले कपड़े में लपेट कर बीजों को रखते हैं तो वो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, क्योंकि बीज सांस ले सकते हैं। अब उनको अगर आप पानी में डुबो के रखेंगे तो वो सांस कैसे लेंगे? तो इसीलिए जब उनको कपड़ों में, गीले कपड़ों में आप भिगो कर रखेंगे तो वो जल्दी अंकुरित हो जाएंगे, क्योंकि बीज सांस ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं पौधों के खाए जाने वाले भाग पर। तो जैसे कि सबसे पहले आलू है, प्याज है, अदरक है, इसका कौन सा भाग हम खाने में प्रयोग करते हैं, तो वो है तना। ठीक, आलू प्याज अदरक का जो भाग हम खाने में प्रयोग करते हैं वो तना है, ना कि जड़, याद रखिएगा। मूली, गाजर और चुकंदर की अगर हम लोग बात करें, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, इसका जो भाग हम खाने में प्रयोग करते हैं वो है जड़। मूली, गाजर और चुकंदर में हम लोग जड़ का प्रयोग करते हैं खाने में। धनिया है, पत्ता गोभी है, पालक है, इस प्रकार की जो है उनकी हम पत्तियां खाने में प्रयोग में लाते हैं।
इसके अलावा गेहूं, धान, चना, सरसों, इसके हम लोग बीज खाते हैं। हालांकि जो सरसों है, सरसों की हम पत्तियां भी खाते हैं, क्योंकि सरसों का साग भी खाया जाता है, तो सरसों के बीज भी खाने में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा सरसों की पत्तियां भी खाने में प्रयोग की जाती हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फसलों के उत्पत्ति स्थान के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट में कई बार पूछा गया कि जैसे कि जो मिर्च है, टमाटर है, आलू है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये भारत में कहाँ से लाई गई? तो ये लाई गई दक्षिण अमेरिका से। मिर्च है, टमाटर है, आलू है, ये भारत में कहाँ से लाए गए? दक्षिण अमेरिका से लाए गए। इसके अलावा गोभी और मटर कहाँ से आए? तो गोभी और जो मटर हैं ये यूरोप से भारत में लाए गए। ठीक है, कहाँ से लाए गए? यूरोप से लाए गए। कॉफी, बीन्स और भिंडी ये भारत में कहाँ से आई? ये आई अफ्रीका महाद्वीप से। कहाँ से आई? अफ्रीका महाद्वीप से, याद रखिएगा इनको। ठीक है। सोयाबीन, सोयाबीन अगर पूछा जाए कि कहाँ से आई, तो सोयाबीन आई है चीन से। सोयाबीन कहाँ से आई है भारत में? चीन से आई है। हालांकि सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाला देश यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन फिर भी सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फूलों की सब्जी की अगर हम लोग बात करें, तो जो केले के फूल की सब्जी है वो कहाँ खाई जाती है? तो केले के फूल की सब्जी खाई जाती है केरल में। तो केले की भी सब्जी खाई जाती है, आप सभी लोगों ने खाई होगी मोस्टली। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि केले के फूल की सब्जी, तो जी हाँ, केले के फूल की भी सब्जी बनती है, और केले के फूल की सब्जी केरल में बनाई जाती है। ठीक है। सहजन के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? तो सहजन के जो फूल की सब्जी है वो बनाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ बनाई जाती है? महाराष्ट्र में बनाई जाती है। कचनार के फूलों की सब्जी, तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी घास बांस है। जी हाँ, जो बांस है वो घास का एक प्रकार है, ना कि पेड़ का। बांस जो है वो पहले पेड़ की कैटेगरी में शामिल था, लेकिन 2017 से बांस को भारत में घास की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। तो अब जो बांस है उसको घास की मान्यता प्राप्त है भारत में भी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी घास बांस है। नेक्स्ट है कि कुडुक भाषा। तो कुडुक भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था। तो कुडुक भाषा का संबंध है झारखंड से, और कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था आपका लास्ट एग्जाम में। तो कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहा जाता है। ठीक है, तो कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं। और कुडुक भाषा कहाँ बोली जाती है? झारखंड में बोली जाती है। आगे देखिए। अब आपने देखा होगा कि खेत में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना बोए उगाते हैं। तो जो पौधे खेतों में बिना बोए अपने आप स्वतः ही उगाते हैं, स्वयं ही उगाते हैं, उन्हें खरपतवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें खरपतवार कहा जाता है। जो पानी की कमी के संकेत देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्रोटेन कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा फूल है वो है रेफ्लेशिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जो फूल है वो रेफ्लेशिया है। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा फूल है वो वुल्फिया है। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया, सबसे छोटा फूल वुल्फिया। अब जंगल अधिकार कानून, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। तो जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो व्यक्ति जंगल में 25 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे हैं, उनका उस जंगल में पाई जाने वाली वस्तुओं पर अधिकार होगा। वो जंगल में जो चाहे वो उगा भी सकते हैं। तो ये अधिकार उनको देता है जंगल अधिकार कानून 2007। हाँ, उनकी रहने की जो अवधि है जंगल में वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे, कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। तो उस जंगल में पाई जाने वाली वस्तुओं पर उन व्यक्तियों का क्या होगा? अधिकार होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये करते हैं हरे पौधे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और जितने भी हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सर्वाधिक तेजी से, सबसे तेजी से किस रंग के प्रकाश में होती है? तो होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो सबसे तेजी से होती है लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है। अब पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? तो पत्तियों का रंग जो हरा है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। याद रखेंगे, पत्तियों का रंग हरा जो है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। कुछ आपने पत्तियां देखी होंगी कि पीली भी हो जाती हैं। तो पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? तो पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां होती हैं हरी, और कैरोटीन के कारण होती हैं पत्तियां पीली, याद रखिएगा।
पेड़ पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पेड़ पौधों को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 17 प्रकार के न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं पेड़ पौधों को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है, समुचित वृद्धि के लिए। अगर पूछा जाए कि कितने सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है, तो पेड़ पौधों को जो है, आपसे पूछा जाए कितने सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 9। ठीक है, तो पेड़ पौधों को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और सूक्ष्म तत्वों की बात करें तो 9 सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।